Assalamualaikum, dear student of 9th class। सोशल साइंस में हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है। आज से हम 9th क्लास की हिस्ट्री ले रहे हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इसके काजेस क्या थे, इवेंट्स क्या थे, किस चीज ने इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसको ओकर होने के लिए, वाक़ा होने के लिए क्या वजूहत हुई। और आज हम ये देखेंगे कि इसके काजेस क्या थे, सर्कमस्टेंसेस फ्रांस में क्या थे। हम देखते हैं कि यहाँ का जो लोई 16 जो था, ये एम्परर था फ्रांस का, एम्परर ऑफ फ्रांस। अब फ्रांस के इस एम्परर ने जब अपना ये एम्परर बना फ्रांस का, इसने अपने दौर में 13 अमेरिकन कॉलोनीज को 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजादी दिलाई। ब्रिटेन से जो इनका मुश्तरक दुश्मन था ब्रिटेन से 13 अमेरिकन कॉलोनीज की आजादी दिलाने में इसका बड़ा किरदार है। इसने हेल्प किया अमेरिका को ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फौजी मदद दे दी और इन्हें बरतानिया से आज़ाद कराने में मदद की। और इसमें ये लोई 16 जो है 1 बिलियन रुपीस जो हैं, डॉलर जो हैं, खर्च हुई। और इसका खजाना जो था, इससे पहले भी ये जो फ्रेंच सोसाइटी जो थी, इनका बजट जो था, ये पहले ही 2 बिलियन, इट वॉज ऑलरेडी इनडेटेड, यानी इसको कर्जा था। 2 बिलियन का कर्जा पहले ही था, पहले ही ये मुल्क मकरूज था। तो फिर इसने अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया और यहां भी इसने 1 बिलियन जो पैसा इसको खर्च हुआ। तो इस तरह से 3 बिलियन रुपीस जो हैं, डॉलर्स जो हैं, ये इसको अब कर्जा था। अब जिन प्रॉस्परस लोगों ने, जिन प्रॉस्परस मर्चेंट्स ने ये पैसा गवर्नमेंट को दिया था, लोन पर दिया था, और जब इनको अपना पैसा वापस नहीं मिला तो इन्होंने इस पैसे पर टैक्स चढ़ाया, इंटरेस्ट चढ़ाया और 10% के हिसाब से इसको इंटरेस्ट चार्ज किया। यानी दे इंटरेस्टेड द लेंडर्स हु लेंडेड दिस मनी, ह्यूज मनी टू द गवर्नमेंट, दे चार्जेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। तो इस तरह से अब गवर्नमेंट जब ये इतना बड़ा पैसा जो है अदा नहीं कर सका और इधर से वो सिर्फ इसके बजट पर ज्यादा दबाव पड़ा, अब वो इंटरेस्ट ही अदा कर सकता है। प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो असल रकम है, उससे अलावा इसको अब इंटरेस्ट भी चढ़ता है। वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट को ही अब पे कर सकता है। और जो असल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट तो अभी बकाया ही रहता है। और इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है ये बढ़ती जा रही हैं। अब दूसरी बात है, अब इस सिलसिले में अब लोई 16 ने क्या किया,
इसने अब एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इसने अब और टैक्स ये इम्पोज किया, टैक्स को बढ़ाया। अवाम जो टैक्स देते थे इसको और बढ़ाया ताकि इन एक्सपेंडिचर को मीट आउट किया जा सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट चलाने के लिए जो एक्सपेंडिचर लगता है, आर्मी, कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को चलाने में, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को चलाने में जो पैसा लगता है उसको मीट आउट करने के लिए अब इसने फिर मजीद टैक्स चढ़ाया, मजीद ये जो इस पर टैक्स इम्पोज किया अवाम पर। अब बड़ी सी बात यह है कि यहाँ जो फ्रंट सोसाइटी जो थी ये 3 क्लास में डिवाइड थी। इनमें एक क्लर्जी थी, क्लर्जी, नोबिलिटी, ये फर्स्ट स्टेट था और ये नोबिलिटी सेकंड स्टेट था, और तीसरा जो था उनमें मिडिल क्लास, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इसमें आते हैं। ये थर्ड स्टेट था। और सबसे बड़ी बात यह है, ये क्लर्जी जो है ये एक ग्रुप है जो चर्च ड्यूटी के लिए मुतयन होते हैं, यानी इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये चर्च में होते हैं, चर्च पीपल, ये चर्चमैन होते हैं और इन्हें वास्ट स्टेट्स हासिल थी। और इसी तरह नोबिलिटी जो है ये भी एक ऐसा क्लास है जो टैक्स से एग्जम्प्टेड थे, और ये भी लार्ज स्टेट्स जो हैं इनकी बड़ी बड़ी जायदादें थी और ये इनकी लैंड थी, ये ओन करते थे। और इस तरह ये क्लर्जी जो हैं इनको ये भी टैक्स से एग्जम्प्टेड थे। फर्स्ट 2 स्टेट्स जो हैं ये दोनों टैक्स से एग्जम्प्टेड थे। अब सिर्फ तीसरे स्टेट को ही टैक्स देना पड़ता था। अब यहाँ हमें खुद देखना है कि किस तरह से ये रूलिंग क्लास जो है, सोसाइटी जो है फ्रांस की, ये फ्रेंच सोसाइटी कैसे डिवाइड थी डिफरेंट क्लासेस में। और यहाँ जो है ये मिडिल क्लास सोसाइटी जो है इनको ही टैक्स देना पड़ता था। और इसमें जो है पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस जो है ये 90% इसमें पीजेंट्स थे, 90% पीजेंट्स, इसमें 90% पीजेंट्स थे। अब ये टैक्सेस जो हैं और इनमें से ये इन पीजेंटों को, ये बेचारे लैंड भी इनको अपनी नहीं थी, इनमें से सिर्फ ये जो बहुत कम लोग ऐसे थे, पीजेंट्स ऐसे थे जो लैंड ओन करते थे, जिनकी अपनी लैंड थी, ओनर लैंड। बहुत कम पीजेंटों में बहुत कम ऐसे थे जो लैंड ओन करते थे। और अक्सर लैंड पर जो ओनरशिप थी वो नोबिलिटी की थी, और वो मिडिल क्लास में जो हाई पोस्ट पर थे इनकी ये जो लैंड की ओनरशिप इनको थी, और नोबिलिटी वालों को इनकी लैंड की ये जो ओनरशिप थी। और इनको यहाँ फ्यूडल सिस्टम था, यानी ये लैंड कल्टीवेट करते थे ये पीजेंट्स, ओनरों के लिए लैंड कल्टीवेट करते थे पीजेंट्स, और फिर इन्हें इस लैंड से जो पैसा मिलता था और वो पैसा इन्हें इन ओनरों को हवाले करना था। ये बेचारे सिर्फ कल्टीवेटर्स थे, और पैसा तो इनको ये काम करने वाले लोग थे, और जो इसमें से प्रोड्यूस निकलता था और वो प्रोड्यूस को वो इन्हें ओनर के पास ले जाना था, और इन बेचारों को कुछ हासिल नहीं होता था, ये सिर्फ लेबर्स के तौर पर काम करते थे। और दूसरी बात यह है कि इनको टैक्स भी इनको ही देना पड़ता था। अब जब ये टैक्स 90% पीजेंट्स थे और इनको इन बेचारों को ही टैक्स देना पड़ता था, और ये एक इनजस्टिस थी, ये एक इनजस्टिस थी कि यूरोप में कि जब ऐसा हुआ तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया गया। और ये मिडिल क्लासेस जो थे, मिडिल क्लास 18th सेंचुरी में फिर एक क्लास वहां इमर्ज हुआ जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास जो थे ये प्रोफेशनल्स थे, ये बिजनेसमैन थे, और ये एजुकेटेड पीपल थे, और इन्होंने इस क्लास डिस्टिंक्शन को महसूस किया
और इन्होंने इस चीज को महसूस किया कि ये जो सोसाइटी हमारी जो है ये डिवाइड है और यहाँ कुछ प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस, ये क्लर्जी और नोबिलिटी जो थे इनको कंसेशंस थे, दे एंजॉयड कंसेशंस बाय बर्थ, यानी इनको कंसेशन मिलते थे। यानी पहली कंसेशन को ये थी दे ओन्ड वास्ट स्टेट्स, और इनको बहुत बड़ी जायदादें हासिल होती थी और ये लग्जरियस जिंदगी गुजारते थे। और इस तरह से इनको ये कंसेशंस थी और ये प्रिविलेजेस थे, ये इनको बाय बर्थ थे। इनके बाद इनके बच्चों को, इनके बाद इनके तमाम ये तमाम फैमिलीज हैं, इनको ये चला आ रहा था। और इस तरह से ये एक बहुत बड़ी इंटरेस्ट थी। अब ये मिडिल क्लास, जब जो इस मिडिल क्लास ने ये हाई एजुकेटेड थे, अब इसके खिलाफ न्यूज़पेपर्स में और जो राइटर्स थे, जैसे कि प्रिंट कल्चर में भी हम देखते हैं कि जब न्यूज़पेपर्स शाया हुए तो फिर ये जो फेमस स्कॉलर्स हैं इनके व्यूज इन लोगों के खिलाफ आई और वो इस बर्थ जो ये प्रिविलेज्ड लोग हैं और इनके खिलाफ उन्होंने लिखना शुरू किया कि वो ये चाहते थे कि ये देयर शुड बी नो कास्ट डिस्टिंक्शन एंड देयर शुड बी नो प्रिविलेज बाय बर्थ, और every individual should be given due merit according to his position। इसको अपनी पोजीशन के मुताबिक उसको मिलना चाहिए। और इस तरह से इसके खिलाफ अब आवाजें उठने लगी। एक क्लास इमर्ज हुआ जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास, और इस मिडिल क्लास ने भी इस चीज को महसूस किया। और ये जो अब जो गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी थी, अब वही 16 की जो पॉलिसी थी कि मजीद टैक्स बढ़ाना, और इस टैक्स का लोड भी बिल्कुल थर्ड स्टेट पर पड़ता, और इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया गया। और जिसकी वजह यह बनी कि वहाँ ये लोग अपोजिट हो गए और एक रिवोल्यूशन, और उन्होंने एक ये जो इसके खिलाफ आवाज उठाई और ये गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई। और गवर्नमेंट के खिलाफ होकर इन्होंने इस रिवोल्यूशन की बुनियाद जो है वो इंक्रीज टैक्स थे और ये कास्ट डिस्टिंक्शन था। ये जो ड्यू टू बर्थ जो ये मतलब यहाँ ये मतलब जो यहाँ कंसेशन इनको मिलते थे, ये इनको इसके खिलाफ जो थी ये कास्ट डिस्टिंक्शन, इसके खिलाफ भी अब आवाज उठने लगी। और हम देखते हैं कि फिर 1715 से यूरोप इस फ्रांस की पॉपुलेशन जो थी वो 23 बिलियन थी। और फिर 1728 में हम क्या देखते हैं कि ये 15 बिलियन थी और 1728 में ये 28 बिलियन हो जाती है। और इस तरह से पॉपुलेशन का इंक्रीज होता है। यानी 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन यहाँ जबरदस्त इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में, और अक्सर तबका जो है वो गरीबों का है। और यहाँ जो जब पॉपुलेशन की इंक्रीज हो गई, अब फूड प्राइसेस जो हैं ये रेज हो गए। अब जो फूड प्रोडक्शन थी, फूड प्रोडक्शन पॉपुलेशन के हिसाब से पेस नहीं रख सका, और इधर से पॉपुलेशन की इंक्रीज हो गई, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सका, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस हो गई और फूड ग्रेन्स के प्राइसेस जो हैं ये रेज हो गई। और फूड ग्रेन्स के प्राइसेस रेज हो गए क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड वाक़ा हो गई मुल्क में। और ये भी एक कारण बना, ये भी एक वजूहत बना कि यहाँ जो है लोग जो जब तंग हो गए, जब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, अब वो एक रिवोल्यूशन पर आमादा हो गई और इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ एक आवाज उठाई। और इसके साथ साथ जो वर्किंग क्लास था, वर्किंग क्लास यानी जो वर्कशॉप्स में काम करते थे लोग, तो इनको जबरदस्त जातियां होती थी और इनके वेजेस बहुत कम होते थे। काम तो इन्हें ज्यादा करना पड़ता था और वेजेस कम मिलते थे, और वेजेस इनके इतने कम थे कि वो दिन भर काम करने के बाद भी अपना पेट नहीं पाल सकते थे। उनको वो अगर बाजार से एक मतलब ब्रेड खरीदना चाहते तो वो ब्रेड इनको एक दिन के इस पैसे से हासिल नहीं होता था। तो इस तरह से एक क्राइसिस हो गई, इस तरह से फूड क्राइसिस वहां पैदा हो गई और लोग जो हैं वो बेचारे फाका कशी करने लगे। और ये इनके लिए अब जबरदस्त मुश्किल वक्त आने लगा। तो इस तरह से काम करने के बावजूद, दिन भर काम करने के बावजूद, एक पेशेंट जो है उस बेचारे को शाम को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है। तो ये कुछ चंद वजूहात थे
कि जिसकी वजह से ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ये इसके सर्कमस्टेंसेस बने और ये इसके काजेज बने, इस वजह से ये रिवॉल्यूशन जो वाक़ा हुआ। तो इसके बारे में हम अब कल आगे जाएंगे, तो मजीद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।